आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 101 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 102 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं जेबों में हाथ डाले सड़क की बाईं समत वाली फुटपाथ पर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। सुल्तान शाह दूसरी फुटपाथ पर मुझसे काफ़ी आगे चला जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं गजाला की तलाश की मुहिम किस तरह जारी रख सकूंगा। पूरी कहानी सुनकर सुल्तान शाह के चेहरे पर फिक्रमंदी की लकीरें ऊपर आईं। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि शेफर्ड बुश के एक्सक्यूज आर्म में गजाला की बाजियाबी की कहानी ने ऐसा गैर मुतवक्का और सनसनीखेज मोड़ लिया होगा। उसके नज़दीक उस पब में 2 लाशों की मौजूदगी से ज्यादा अहम यह बात थी कि गजाला उस ठिकाने पर नहीं थी जहां वीरा ने उसी मेहमान के तौर पर रखा हुआ था। मुझे ये सोचकर हैरत हो रही थी कि गजाला जैसी सीधी और खानादार लड़की ने बुरा वक्त आने पर बरतानिया में अपने खाते का आगाज दौरे खून से किया था। महसूसी बिना पर मैंने अंदाजा लगा लिया था कि अब वो खून अशाम हो गई थी और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 के बाद तीसरा चौथा कत्ल भी कर सकती थी। लेकिन ऐसे खूनरेज़ मामलात में वो बिल्कुल अनाड़ी थी। अगर कालाहान को ये इल्म था कि काउंट्री में 2 आदमियों को हलाक करने वाली गजाला थी तो ये बात कानून के मुहाफ़िज़ों से भी पोशीदा न रही होगी। उन दिनों ताजे बरतानिया के ज़ेरे साया नस्ली मुनाफरत की जो लहर चल रही थी, उसके पेशे नज़र गालिब इम्कान यही था कि जैकब के भाई के घर पर होने वाले बदमस्त स्किन हेड्स या गंजों के इज्तिमा से गजाला के हक में कोई गवाही रिकॉर्ड पर न आ सकी होगी और इस मामले को रवायती तौर पर एक एशियाई औरत के हाथों 2 अंग्रेजों के कत्ल का संगीन मामला करार देकर मुल्क गिर जाने पर उस सफाक कातला की तलाश की मुहिम शुरू कर दी गई होगी। कालाहान उस पब में बिला वजह नहीं आया था। सुल्तान शाह तवील सकूत के बाद बोला, जैकब को यकीनन उस बारे में इल्म रहा होगा। हो सकता है कि काउंट्री से फरार होकर भाभी ने लंदन में उसी की पनाह ली हो। जैकब के मर जाने के बाद अब ये सब के आसात हैं जिनसे हमें कोई मदद नहीं मिल सकती। मैंने मायूसाना लहजे में कहा, हो सकता है कि जैकब की क़यामगाह से कोई सुराग मिल सके। जैकब की लाश दरियाफ्त होते ही उसका मकान पुलिस का गढ़ बन जाएगा। हम उधर का रुख भी नहीं कर सकते। फिर कालाहान जैसे चालाक आदमी ने भी ये इम्कान नज़रअंदाज न किया होगा। हो सकता है कि उधर से मायूस होने के बाद ही उसने पब में जैकब से 2 टोक बात करने का फैसला किया हो। उसका तो मतलब ये हुआ कि अब हम फिर अंधेरे में हैं। बदकिस्मती है कि जैकब हमसे मिलने से कबल ही मार डाला गया। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि वीरा की आमद पर ही इस उलझी हुई डोर का कोई सिरा हाथ आ सकेगा। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, वीरा? वो पुरख्याल लहजे में बोला, हाँ वही किसी काम आ सकेगी, बशर्ते कि वो यहाँ आते ही तंजीम के मामलात में मसरूफ न हो जाए। अब तो ये भी तंजीम का मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर पूरे कस्बे से भाभी की जात को अलग कर दिया जाए तो पूरा किस्सा इख्तिलाफात का रंग ले सकता है जिसमें दोनों तरफ के आदमी मारे गए। वीरा जैकब के कत्ल से आसानी के साथ चशमपोशी इख्तियार न कर सकेगी, वरना लंदन में अपनी साख से महरूम हो जाएगी। वो ठीक ही कह रहा था। मैंने मामलात पर उस जाविया से गौर ही नहीं किया था। जाहिर है वीरा ने लंदन में गिरोह अपनी जाती खिदमत के लिए तो हरगिज न पाला होगा। उसका ताल्लुक भी तंजीम के मफादात और कारकर्दगी से रहा होगा। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि दुनिया में बरतानवी अखबारात की आज़ादी और समाज दोस्ती का बड़ा शोहरा था। मुआशरे पर असरअंदाज होने वाले हर जुर्म के बारे में उस वक्त तक कुरेद कर खबरें और फीचर्स शाया की जाते थे जब तक असल मुजरिम बेनकाब होकर कानून की गिरफ्त में ना जाए। जबकि काउंट्री में गजाला के हाथों 2 कत्ल का वाकया ताज़ा था, जैसा अखबारात में उस बारे में सनसनीखेज तफसीलात की मौजूदगी नागुज़ीर थी और शायद शाम के एडिशनों में एक्सक्यूज आर्म्स के 2 कत्ल की कहानियां भी आने वाली थी। मैं जरा नीचे से अखबारात लेकर आता हूँ। मैंने उठते हुए सुल्तान शाह से कहा, क्या यही बात तुम अंग्रेजी में दोहरा सकते हो? उसने संजीदगी के साथ सवाल किया। क्यों? मैंने हैरत के साथ पूछा। हम यहाँ आते ही जिन हालात से 2-4 हो गए उनमें जुबान से लाइल्मी मेरे लिए दुश्वारियों का सबब बन सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि अलहदगी में तुम मेरी मदद करो। कम अज़ कम मुझे इजहार मुद्दा के काबिल तो होना ही चाहिए। एक्सक्यूज आर्म में हैंड्स अप कराने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ज़रूरत पेश आ गई तो आगे क्या कहूँगा। बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी से वाकफियत के बाद तुम अपना रोल बेहतर तरीके पर अदा कर सकोगे। मैंने एक पूरी ख्याल के तहत दोबारा कुर्सी संभालते हुए कहा, ये तो बताओ कि तुम एक्सक्यूज आर्म में दाखिल कैसे हुए थे? जिस दरवाजे से तुम अंदर गए थे वो ही इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे तो मैंने अंदर से बुलेट कर दिया था। वो धीमे से हंसा। उसका मतलब है कि कालाहान ने अपनी मौत का बंदोबस्त खुद ही किया था। तुम्हारे अंदर दाखिल होने के चंद सानियों बाद दरवाजा दोबारा खुला था और कालाहान ने सर बाहर निकाल कर गर्दोपेश का जायजा लिया था कि कहीं बाहर तुम्हारा कुछ साथी मौजूद ना हो। कालबन उसने दरवाजा बंद करने के बाद दोबारा अंदर से बुलेट नहीं किया था। मेरे जोर देते ही दरवाजा आसानी के साथ खुलता चला गया था। ला हौला वला कुव्वत। मैं सर झटकते हुए दोबारा उठ गया। होटल से निकलकर अस्टाल से सुबह के अखबारात के साथ ही 2 अखबार के ताज़ा तरीन एडिशन भी मैंने खरीद लिए। मैं अखबारात के दाम अदा कर रहा था कि मुझे सेंट की तेज महक के साथ अपने अक्म में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं तेजी से पलटा और उस खूबसूरत और दराज का आमद खातून से टकरा गया
जो पूरे स्टॉल को छोड़कर ऐन मेरी पुष्ट पर खड़ी न जाने क्या कर रही थी। गलती उसकी थी, मगर हम दोनों ने तकरीबन बैक वक्त ही एक दूसरे से मुआज़त की और उसकी हल्की लिपस्टिक में रचे हुए लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। तसादुम खुशगवार था और फिर उस बोझल माहौल में उसकी निगाहों में मानी की इस चमक नजर आई तो मैंने बढ़कर नरमी से उसके शाने पर हाथ रख दिया। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मगरब की सरजमीन पर किसी और से यूं सरेराह टकराने का मेरा यह पहला मौका था। उन लोगों की आज़ाद रवि के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था और फिर वेरालाइड को तो मैंने बहुत करीब से देखा था, मगर फिर भी मैं उसके रद्द-ए-अमल के बारे में तजब्जुब का शिकार था। इसलिए मैंने दानिस्ता ज़ुबानी अल्फाज का इंतखाब किया था। वो माली ज़रूरत के लिए किसी शिकार की तलाश में थी तो मेरे अल्फाज हौसला अफजा थे, और अगर उसके जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी तो जिस्मानी तसादुम के बाद मेरे वो अल्फाज एक रस्मी और इखलाकी पेशकश से ज्यादा नहीं थे। आओ, उसने यूं दोस्ताना अंदाज में कहा जैसे हमारी बरसों की शनासाई रही हो। कहाँ जा रहे हो? अब तो मंजिल का तयन तुम्हारे मशवरे से होगा। फीस क्या होगी? उसने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। लंदन में आजकल पुलिस ने हमारी जिंदगी अजरीन की हुई है। मुआवजे का जिक्र आते ही कानून हरकत में आ जाता है, मगर मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कानून नजर नहीं आ रहा। मैंने दाएं बाएं नजरें दौड़ाते हुए मज़ाक़ाना लहजे में कहा। खास मकामात पर आजकल सादा पोश सिपाही दूरबीनों समेत मौजूद होते हैं और दूर से मुश्तबा जोड़ों का जायजा लेते रहते हैं। जहाँ घपले का शुबा हो जाए वायरलेस पर अपने बावर्दी साथियों को बाखबर कर देते हैं और वानन फानन घेरा डाल लेते हैं। काम की बात नहीं बताई तुमने अभी तक? बेवकूफ़ी की बातें ना करो। वो बेतुल्फाना लहजे में बोली। मैं तुम्हें अखबार का बिल अदा करते हुए देख चुकी हूँ कि तुम्हारे पर्स में खासी रकम मौजूद है, लेकिन वो सब तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने खुश लहजे में कहा। मुझे परवाह नहीं है। ये बताओ कि किधर चलोगे? मैं 6 गार्डन में रहती हूँ। होटल में अलग थलग कमरे में रहती हूँ। तुम्हारा काम कहाँ है? पता दे दो, जरूरत महसूस की तो आ जाऊंगा। मुझे एक वजह कुछ से उकताहट महसूस होने लगी थी। उसके बुशरे से सारी नरमाहट यकलख्त काफूर हो गई और वो मुझे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरते हुए घुराई। मुझे पहले ही अंदाजा था तुम एशियाई लोग पैदाइशी तौर पर ही फुक्कड़ होते हो। फिर जानते बूझते मुझे क्यों अटक रही थी? मैंने ज़हरीले लहजे में सवाल किया, लेकिन वो मेरा फिक्रा पूरा होते ही तेजी से मुखालिफ समत में उड़ गई थी, शायद किसी नए शिकार की तलाश में। दरअसल इब्तिदा में मेरा इरादा उससे कुछ देर के लिए मिल बैठने का था, क्योंकि वो इब्तिदा ही से पेशावर नजर आई थी और मेरा ख्याल था कि 10-20 पाउंड के लालच में वो लंदन की ज़ेर ज़मीन दुनिया के बारे में बेतेरी कारआमद बातें बता सकेगी। लेकिन फिर उस अंदेशे के पेश नज़र वो इरादा मुलतवी कर दिया कि कहीं मैं सुल्तान शाह समेत शेफर्ड बुश में किसी की निगाहों में ना क्या हूँ, या किसी ने हमारी लाइल्मी में हमें एक्सक्यूज आर्म के बगली दरवाजे से निकलते ना देख लिया हो। अगर उस बारे में पुलिस को जरा भी भनक मिल जाती तो पूरे शहर के होटलों में एक साथ ठहरने वाले हर उस एशियाई से बाज़पुरुष का सिलसिला शुरू हो जाता जिसका कोई साथी भी रहा हो। और ऐसे मामलात में हर मुल्क की पुलिस बदकुमाश औरतों पर इन्हिसार करती है, क्योंकि वो गैर मुल्की स्याहों में अमूमन खासी रसाई रखती है। इस तरह वो औरत मुझे और सुल्तान शाह को यकजात देख लेने के बाद हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। रहा होटल का अमला तो उससे मुझे किसी पेशरफ्त का डर नहीं था, क्योंकि इस तरह होटल की शोहरत दागदार हो सकती थी। फिर वो जब तक अपने मेहमानों की किसी मशकूक सरगर्मी से वाकिफ न हो अमूमन पुलिस से रुजू करने से गुरेज ही करते हैं। मेरी दस्तक के जवाब में सुल्तान शाह ने कमरे का दरवाजा खोला और मैं अंदर घुसते ही बिस्तर पर अखबार फैला कर बैठ गया। सुल्तान शाह ने भी एक अखबार उठा लिया। अपनी वाजिबी तालीम की वजह से वो अंग्रेजी पर अबूर नहीं रखता था, लेकिन पढ़ने और फिक्रों से टूटा फूटा मफहूम अखज़ करने पर कादिर था। रोजनामा के अंदरूनी सफ़े पर काउंट्री का पुरस्कार दौरा कत्ल के अनुमान से एक सहकालमी सुर्खी फौरन ही मेरी तवज्जो का मरकज बन गई। जैली सुर्खी से जाहिर हो रहा था कि बेरहम एशियाई कातिल उस वक्त तक रोपोश थी। मैंने उस खुशखबरी पर इत्मीनान का सांस लेते हुए खबर का तफसीली मुतालिया शुरू कर दिया। कालाहान ने मुझे उस वाक़े से तो आगाह कर दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि वारदात कब वकूअ पजीर हुई थी। सन की खबर के मुताबिक वो वाक़या पिछले वीकेंड पर यानी 2 दिन पहले रूनमा हुआ था। तफसीलात पढ़ते हुए मेरे दिल में बेइख्तियार जैकब के मुजर्रद भाई के लिए एहतराम के जज्बात पैदा होगी। कालाहान ने उसका तज़किरा तहकीर अमेज़ अंदाज में किया था, लेकिन अखबारी इतलात कुछ और ही कहानी सुना रही थी। जोसेफ मैकफरसन के मकान में आधी रात के बाद फायरिंग होते ही उनके पड़ोसियों ने फोन पर पुलिस को मुतल्ला किया था, और जब पुलिस वहां पहुंची तो निकासी का रास्ता खुला हुआ था। अंदर शहर के 2 ओबाश नौजवानों की ताज़ा लाशें अपने खून में लथपथ पड़ी हुई थी, और जोसेफ कसरते मैनोशी के बाद दुनिया माफिया से बेखबर अपनी ख्वाबगाह में बेसुध पड़ा हुआ था। जोसेफ ने होश में आने के बाद ये मुअक्कब इख्तियार किया था कि दोनों मकतूल उसके शनासा थे और वकुआ की शाम एक मकामी लड़की को लेकर उसके घर आए थे। वो चारों बैठे शराब नोशी और गपशप करते रहे। उस दौरान में दोनों मकतूलीन ने जोसेफ को बातों में उलझाकर उस कदर शराब पिला दी कि वो वहीं बैठे बैठे सो गया। उसे कुछ इल्म नहीं था कि वो अपनी ख्वाबगाह में कैसे पहुंचा और वहां में बाद क्या वाकयात पेश आए। हैरतनाक बात यह थी कि गजाला का नाम पूरी खबर में कहीं नहीं था। जोसेफ ने उस नामालूम लड़की का नाम सोनिया बताया था। उसने अपने मकान में गजाला का कयाम के सिलसिले में इतनी राजदारी बरती थी कि उसके पड़ोसियों तक को उसके वजूद का इल्म नहीं हो सका था।
अगर कालाहान ने मुझे उस वाक़े की तफसील से आगाह न कर दिया होता तो खबर पढ़कर मेरे लिए तसव्वुर करना भी मुहाल था कि गजाला उस वारदात का मरकजी किरदार थी। मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। हम वीरा के इंतजार में हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। अगर हम लंदन के जराइम पेशा लोगों में से किसी काम के आदमी तक रसाई हासिल कर सकें तो अपने तौर पर खासी पेशरफ्त कर सकते हैं। मैंने तो बस सोहो के इलाके का नाम ही सुना हुआ है और जगह की शोहरत रंगीनियों के बायस है। ये जरूरी तो नहीं कि वहां हमको कोई कामयाबी हासिल हो सके, कोशिश तो की जा सकती है, वरना जी तो बहल जाएगा। इस वक्त जिस होटल में हमारा कयाम था वहां मेहमानों के लिए ताम का कोई बंदोबस्त नहीं था। बस कमरों के साथ सुबह का नाश्ता दिया जाता था जो रवायती तौर पर कॉन्टिनेंटल नाश्ता कहलाता था, यानी टोस्ट, मक्खन, 2 अंडों और चाय पर मुश्तमिल होता था। जबकि बरतानवी तर्ज का नाश्ता जो नहायत भरपूर और मतनू होता था शायद मुतवस्सित से जरा ऊंचे होटलों में ही सर्व किया जाता था। नाश्ता तो सुबह का मामला था, लेकिन उस वक्त हमें रात के खाने के लिए बाहर ही निकलना था। लिहाजा मैंने सुल्तान शाह की तजवीज़ कबूल करते हुए फौरी तौर पर बाहर चलने का फैसला कर लिया। सुल्तान शाह नहा धोकर लिबास तब्दील करने के लिए चंद मिनट की मोहलत लेकर अपने कमरे की तरफ चल दिया और मैं भी तकान उतारने के लिए गुसल खाने में घुस गया था। मैं तैयार हो गया, लेकिन सुल्तान शाह वापस न पहुंचा तो मैं खुद उसके कमरे की तरफ हो गया। दरवाजे के सामने पहुंचते ही मैं एक सानिए के लिए ठिठका था, क्योंकि अंदर से किसी औरत के अंग्रेजी में बोलने की आवाज आ रही थी। मगर फौरन ही मेरा वह शुबा दूर हो गया, क्योंकि अंदाज और लहजे से जाहिर हो गया था कि सुल्तान शाह के कमरे में टेलीविजन ऑन था। मेरे दस्तक देते ही सुल्तान शाह ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक मौजूद थी। उसने उजलत में मेरा हाथ थाम कर मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा मकफिल करते हुए मेरी तरफ घूम गया। उसके गीले बदन पर तौलिया लिपटा हुआ था। तुमने टेलीविजन देखा? उसने हिजानी लहजे में सवाल किया, लेकिन उस असना में मैं उसे नजरअंदाज कर चुका था। टेलीविजन ने फौरी तौर पर मेरी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करवा ली थी। शेफर्ड बुश के इलाके में होने वाली दोहरे कत्ल की वारदात की खबर फैल चुकी थी और स्क्रीन पर एक औरत ड्रामाई लबो लहजे में वारदात से मुतल्लिका निकात पर रोशनी डाल रही थी। फिर स्क्रीन से वो खातून गायब हो गई। उसका तबसरा जारी था और अब स्क्रीन पर कैमरा शेफर्ड बुश की सड़कों पर होता हुआ धीमे धीमे एक्सक्यूज आर्म पर मरकूज हो गया, जहां लंदन पुलिस का भारी मुहासरा नजर आ रहा था। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू शुरू हो गए। मैं पूरी तवज्जो के साथ एक एक लफ्ज सुन रहा था। किसी भी मुहज्जब शहर में इंसानी कत्ल की वारदात हमेशा सनसनीखेज और खौफनाक साबित होती है, लेकिन मुख्तसर सी मुद्दत में टेलीविजन के नामानिगार ने कि लंदन के करीबी कस्बा काउंट्री में होने वाले दोहरे कत्ल का एक्सक्यूज आर्म से ताल्लुक मौजूद था। काउंट्री में दोहरा कत्ल जोसेफ के घर हुआ और अब लंदन में जोसेफ का बड़ा भाई जैकब पुरस्कार हालात में एक्सक्यूज आर्म में ज़बह कर दिया गया था। इन वारदातों में क्या ताल्लुक है? कहीं काउंटर वाली पुरस्कार सोनिया अब लंदन में सरगर्म तो नहीं हो गई? ये बहुत अहम सवाल है, इसलिए आइए अब जरा काउंट्री चलते हैं। आखिर में मुबस्सर स्क्रीन पर नमूदार होकर कह रही थी और उसका फिक्रा खत्म होती स्क्रीन पर लंबे बालों वाली एक मासूम दोशीज़ा सरकश घोड़े पर सवार नजर आई। वो कोई मुतहर्रिक तस्वीर नहीं बल्कि एक साकत मुजस्मा था। और फिर उस पथरीले मुजस्मे के मादूम होते होते आवाज उभरी। काउंट्री जहां आज एक सफाक औरत ने शहर का अमन सुकून खारत किया हुआ है। ये इलाका आफियत की अलामत के तौर पर आज भी याद है, लेकिन सोनिया उस शहर में दहशत और बर्बरियत की अलामत बन गई है। प्रोग्राम जारी रहा, लेकिन मेरे लिए उसमें कोई खास जाज़बियत नहीं रह गई थी। असल नुक्ता सामने आ चुका था कि कालाहान के कत्ल के चंद ही घंटों के अंदर दोनों वारदातों के दरमियान ताल्लुक पैदा कर लिया गया था और एक्सक्यूज आर्म की खूनरेजी को सोनिया की मफरूजा जात से मुंसलिक करने की गैर शऊरी कोशिशों का आगाज हो चुका था। हमारे हक में ये बहुत उम्मीद अफजा सूरत हाल थी, क्योंकि अबलागे आमा के इदारे किसी न किसी तरह तफ्तीश करने वाले इदारों पर असरअंदाज होने की कुव्वत रखते हैं और अगर पुलिस उनके नजरियात को यकसर नजरअंदाज करने लगे तो नाअहली के तानों की भरमार शुरू हो जाती है। तुम्हें कैसे पता चला कि इस वक्त टेलीविजन पर यह प्रोग्राम आ रहा है? मैंने सुल्तान शाह से पूछा, जो उजलत में लिबास तब्दील करने में मसरूफ था। मुझे खाक पता नहीं, वो खिफत अमेज हंसी के साथ बोला। मैंने तो बस वक्त गुजारी के लिए कमरे में आते ही टेलीविजन ऑन कर दिया था और गुसल खाने का दरवाजा खोलकर शावर के नीचे नहा रहा था कि अचानक ही रक्स मौसीकी का प्रोग्राम रोककर पहले शेफर्ड बुश में दोहरे कत्ल की खबर नशर की गई। फिर दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया। तफसीलात शायद मेरे पल्ले न पड़ी हूँ, लेकिन काम की बातें समझ में आ गई थी। इब्तदाई राय यही कायम की जा रही है कि जैकब और कालाहान के कत्ल का ताल्लुक सोनिया की जात से है। अपनी बात अधूरी छोड़कर मुझे एक बार फिर टेलीविजन स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो जाना पड़ा, क्योंकि वहां जोसेफ की मदद से पुलिस के माहिरीन और मुसव्वरों का बना बनाया हुआ खाका दिखाया जा रहा था। स्क्रीन पर कातला के चेहरे की आउटलाइन देखते ही मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो 100 नहीं तो 90% गजाला से मुशाबा था, लेकिन जब उस स्पाट खाके में दीगर नकूश निगार का इजाफा होना शुरू हुआ तो मेरी जान में जान आई, क्योंकि उस बार शबाहत गजाला से मुख्तलिफ थी। गजाला की झील जैसी स्याह आंखों की जगह नीली आंखें नजर आ रही थी। बाल तरछे हुए, नाक की साख थी मुख्तलिफ थी और नथने यूं फूले हुए थे जैसे कातला फुनकार रही हो। लब ना याकूती थे ना अहमरी,
बल्कि मोटे मोटे सुलगते हुए होंठों ने उस खाके को खासा कशिश अंगेज बना दिया था। रही से कसर बाएं अबरू के इख्तिताम पर उभरने वाले स्याह तिल ने पूरी कर दी थी, जो गजाला के चेहरे पर सिरे से मौजूद ही नहीं था। मैंने उसी वक्त दिल में फैसला कर लिया कि अगर जिंदगी ने साथ दिया और मुकद्दर यावर रहा तो उस अटल हमायत पर जोसेफ मैकफरसन को मैं ऐसी शान इनाम से नवाजूंगा कि वो उम्र भर उसे फरामोश न कर सकेगा। उसने जिस माहिराना बल्कि पेशा वाराना अंदाज में गजाला की ज़ात को हर किस्म की शुबहात से बाला तर रखने की कोशिश की थी, उसकी बिना पर मुझे पूरा यकीन हो चला था वो सिर्फ जैकब का छोटा भाई ही नहीं था, बल्कि बजाते खुद भी वीरा का वफादार नमकवार था। वरना उस दौर में मगरब की मादा प्रस्त मुआशरत में भला कौन किसी मजलूम मुजरिम की पुष्ट पनाही कर सकता था। प्रोग्राम के आखिर में नीली आंखों वाली उस सफाक एशियाई कातला के बारे में बरतानिया की शहरियों से उस अपील के साथ प्रोग्राम खत्म कर दिया गया कि जहां भी देखी जाए उसके बारे में करीब तरीन पुलिस स्टेशन को इतला दी जाए ताकि उनका शहर मजीद खूनरेजी से महफूज रहे। सुल्तान शाह शायद प्रोग्राम के साथ होने वाली तकरीर से इतना मतलब अखज़ न कर पाया हो जितना उसने अंदाजों से समझ लिया था कि वो अंग्रेजी फिल्में देखने का सदा का शौकीन था और मुकालमात न समझने के बावजूद फिल्म की कहानी हर्फ बहर दोहराने में खासा मलका रखता था। उसने टेलीविजन ऑफ करते हुए मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और कंगे से अपने बाल संवारते हुए बोला, अब तो तुम खुश हो ना? किस बात पर? मैंने घूरते हुए खुश्क लहजे में सवाल किया। प्रोग्राम तुम भी देख रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि अब सब ही एक गलत लड़की की तलाश में मसरूफ रहेंगे और भाभी को नकल हरकत की आज़ादी मिल सकेगी। तुम तो खासे काबिल हो। कौन कहता है कि तुम्हें अंग्रेजी सिखाने की जरूरत है? बस हक्का ना उड़ाओ मेरा। वो अचानक ही उदास हो गया। तुम जानते हो कि समझने के बावजूद मैं मुकम्मल जुमले नहीं बोल सकता। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जो तुम बुरा मान रहे हो? मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता। आओ चले, मैं तैयार हूँ। उस बार होटल से निकलते मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उस वक्त तक मेरी खोपड़ी पर बर्फ जमी रही हो। लंदन पहुंचने के बाद मैंने बस एक ही काम किया था कि जैकब से राब्ता कायम करके उससे मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया था, लेकिन उससे आगे मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ा हुआ था और जो कुछ हो रहा था उसे किसी ज़हनी मशक के बगैर मनवन तस्लीम करता जा रहा था। हालांकि उन वाक़यात में बहुत कुछ हल तलब निकात थे। लंदन पहुंचकर इल्म हुआ कि वीरालाइज पाकिस्तान में होते हुए भी लंदन में अपने आदमियों से कटी हुई नहीं थी, बल्कि उसके तमाम आलमी राब्ते बरकरार थे। और शायद उसने जैकब को यह इशारा भी दे दिया था कि मैं मैगी हार्वे के बॉयफ्रेंड के हवाले से किसी भी वक्त उससे राब्ता कायम कर सकता था। पाकिस्तान में मेरे और वीरा के दरमियान मैगी हार्वे वाला कोड सिर्फ एक दिन पहले तय पाया था, जब वीरा ने मुझे मुलाकात के लिए हिल पार्क तलब किया था। उसका मतलब था कि पिछले दिन ही किसी वक्त वीरा और जैकब के दरमियान बात हुई थी, जबकि काउंट्री में गजाला के हाथों दोहरे कत्ल और गजाला के फरार को 2 दिन गुजर चुके थे। यानी जब जैकब और वीरा के दरमियान राब्ता कायम हुआ तो जैकब गजाला के बारे में नई सूरत हाल से पूरी तरह वाकिफ था और उसने यकीनी तौर पर वीरा को भी उस बारे में आगाह कर दिया था। उसके बाद मेरी वीरा से फ़ोन पर बात हुई, लेकिन उसने शायद मेरे शदीद एहतिजाजी रद्द-ए-अमल के खौफ से मुझे गजाला के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि मुझे हर कीमत पर कराची बल्कि पाकिस्तान से निकलकर लंदन पहुंचने का मशवरा देती रही। उसका मतलब था कि वीरा गजाला के मामले से बेखबर नहीं थी। दूसरी तरफ वो उसकी बाजियाबी के सिलसिले में मेरी बेचैनी से भी पूरी तरह आगाह थी, इसलिए इम्कान यही था कि कराची में तंजीम के नए सरबराह दाऊद के साथ अपने प्रोग्राम के बावजूद वो जल्द अज जल्द लंदन पहुंचने की कोशिश करती, ताकि यहाँ के मामलात पर उसकी गिरफ्त पूरी तरह मजबूती के साथ बरकरार रहे। अगर मेरा जहन सही खतूत पर काम कर रहा होता तो पब से फरार के बाद मामलात की संगीनी के पेश नज़र मुझे फौरी तौर पर इंपीरियल होटल फ़ोन करके वीरा की आमद के बारे में इस्तफसार करना चाहिए था, लेकिन मैं उन कड़ियों को यकजा किए बगैर बस यही फ़र्ज़ किए बैठा रहा कि वीरा का इतनी जल्दी लंदन पहुंचना नामुमकिनात में से है। अब पहला काम यही था कि होटल फ़ोन करके वीरा की आमद के बारे में मालूमात हासिल की जाए। इंपीरियल होटल याद आते ही मुझे एमी फ्रांसिस भी याद आई, जो एक साजिश का शिकार होकर हमारे ही त्यारे में कराची से रूम पहुंची थी, लेकिन उसकी लंदन में मौजूदगी का कोई इम्कान नहीं था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मूसा उसे उसी शाम फ़ोन करने वाला था। ट्यूब स्टेशन पर बने हुए पब्लिक बूथ उस शहर की जिंदगी का एक नया ही रुख पेश कर रहे थे। वो खराबी मुझे उस शहर में पहली बार नजर आई थी। ज़ुबानी फिक्रों और कहीं कहीं जिस्मानी पमाइशों के साथ हर बूथ में मुतअद्दिद रंग बिरंगे स्टिकर चिपका थे, जिन पर नुमाया हरूफ में मुतअद्दिद निस्वानी नाम और राब्ते के फ़ोन नंबर मौजूद थे। उनमें कोई भी स्टिकर मतबुआ नहीं था, बल्कि सब हाथ से लिखे हुए थे। हर बूथ को दूसरे से अलग करने वाले शीशे की दीवार में से वो अधेड़ उम्र आदमी भी साफ नजर आ रहा था, जो एक हाथ में छोटा कूड़ेदान और दूसरे में स्क्रैपर लिए बेहुदा स्टिकर उखाड़ रहा था। फोन पर राब्ता कायम होती दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने फौरी तौर पर वीरालाइट से सिलसिला मिलाने के लिए कहा। वो मुझे होल्ड ऑन कराने की हदायत करके गायब होगी। मैं खासी देर तक लाइन होल्ड किए रहा। आखिरकार लाइन फिर जाग उठी। नो रिप्लाई सर, उसकी मशीनी आवाज़ सुनाई थी और मैं दिल की धड़कनें बेख्तियार तेज होने लगी। उसके जवाब से जाहिर हो रहा था कि वीरा लंदन पहुंच चुकी थी और हस्बे वादा उसी होटल में मुकीम थी, मगर उस वक्त अपने कमरे में नहीं थी। कमरा नंबर क्या है उसका? मैंने जल्दी से ऑपरेटर से दरियाफ्त किया। 431। वो होटल ही में है या बाहर गई हुई है?
मैंने तजस्सुस के हाल में अगला सवाल दाग दिया। होल्ड ऑन। उसकी आवाज में बेजारी उठकर आई। शायद उसका बोर्ड उस वक्त खासा मसरूफ था और मेरी तवील जरा से उकता गई थी। रिसेप्शन लाइन की हल्की सी क्लिक के साथ उस बार एक नई निस्वानी आवाज सुनाई दी थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? कमरा नंबर 431, मैंने कहा। मिस वीरा लाइट होटल में है या बाहर? 1 मिनट, उसने मुझसे कहा। फिर उसकी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। शायद वो कीबोर्ड का जायजा ले रही थी। चंद सानियों बाद फिर वो बोल रही थी, चाबी नहीं है सर, उसे होटल ही में होना चाहिए। उसका शुक्रिया अदा करके मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर मैंने दोबारा उसी होटल का नंबर मिलाकर उस बार एमी फ्रांसिस का नंबर मांगा था, लेकिन तवील होल्ड ऑन के बाद जवाब मिला कि होटल में उस नाम का कोई मुसाफिर मुकिम नहीं था। मैंने फौरी तौर पर अपना प्रोग्राम तब्दील कर दिया, जो सुल्तान शाह के लिए हैरान कुन साबित हुआ। तो होटल वापस जाऊँ? उसने हैरत से पूछा। और तुम कहाँ जा रहे हो? वीरा लंदन पहुंच चुकी है, उससे बात नहीं हो सकी, मगर वो होटल ही में है। उसे मिलने जा रहा हूँ। उसे मैं तुम्हारी मौजूदगी से बेखबर रखना चाहता हूँ। लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे यहाँ पहुंच गई? मैंने कहा ना कि अब तक हमारी अकलों पर बर्फ जमी रही है। हम ये भूल बैठे थे कि हमने पूरी एक रात फ्रैंकफर्ट में सोकर गुजारी है। अगर वीरा किसी बराह रास्त परवास से आई है तो वह हमसे पहले यहाँ पहुंच गई होगी। अब देखना यह है कि दाऊद भी उसके साथ आया या वो अकेली है। सुल्तान शाह मुझसे अलग हो गया और मैं रसल स्क्वायर चाहने के लिए ट्यूब स्टेशन की तरफ बढ़ गया। शाम ढल चुकी थी। ट्यूब्स में दफ्तरी और कारोबारी जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों की भीड़ के औकात गुजर चुके थे, लेकिन ट्यूब स्टेशनों पर अभी भी खासा रश था, जिसमें स्याहों और उनकी दिलफरेबियों से मुताल्लिक अफराद खवातीन की कसरत थी। मैं भी ऐसे ही एक हजूम में शामिल हो गया। रसल स्क्वायर के ज़ेरे ज़मीन ट्यूब स्टेशन से निकलकर मैंने समत का तयन किया और चंद ही मिनट में इंपीरियल होटल पहुंच गया। चौथी मंजिल पर कमरा नंबर 431 के सामने मैं चंद सानियों के लिए झिझका, फिर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। 3 नाकाम कोशिशों के बाद मायूस होकर लिफ्ट की तरफ उड़िया। मेरा इरादा था कि नीचे जाकर डाइनिंग हॉल में उसे तलाश करने की कोशिश करूंगा। लिफ्ट फ्लोर पर नहीं थी। मैंने यूं ही काल बेल दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक किसी तरफ से एक झिलमिलाता हुआ छोटा सा खंजर हवा में उड़ता हुआ आया और मेरे बड़े हुए हाथ के ऊपर से गुजरता हुआ दीवार पर नस्ब इंसुलेशन कार्क की मुनक्किश और रंगीन चादर में पस्त हो गया। उस नागाहानी उस्ताद ने मुझे खौफजदा कर दिया। मैं बिजली की सुसराहट के साथ इर्द गिर्द की राहदारियों में निगाह दौड़ाई, लेकिन वहां उस वक्त मेरे अलावा कोई सी रूह मौजूद नहीं था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे खंजर फेंकने वाला अपना काम करते ही अचानक फिजा में तहलील हो गया हो। चंद मिनटों की कलील से मुद्दत में मुझे दूसरे खंजर जन से वास्ता पड़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन लोग थे जो इस जदीद और तरक्की याफ्ता शहर में नए दौर के खतरनाक और मौसर हथियारों को छोड़कर खंजर जनी के सदियों पुराने फन में अपनी महारत दिखाने पर तुले हुए थे। पहले काला खान ने जैकब को खंजर से ज़बह करने के बाद मुझ पर वार करने की कोशिश की और अब होटल की वीरान चौथी मंजिल पर किसी मशाक खंजर जन ने मेरा निशाना लेने की कोशिश की थी। मैंने बढ़कर वो दमकता हुआ आहिनी खंजर दीवार से खींच दिया। उसका दस्ता मुनक्किश था, लेकिन जिस चीज़ ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवाई वो खंजर के दस्ते से टेप के जरिए चिपका हुआ कागज का एक टुकड़ा था, जिस पर उजरत में अंग्रेजी के सिर्फ 3 अल्फाज लिखे थे, जिनका मतलब था फौरन वापस जाओ। वो बहुत अजीब हुक्म था और उससे कहीं ज्यादा अजीब अंदाज में मुझ तक पहुंचाया गया था। कागज पर पैगाम भेजने वाले के बारे में कुछ तहरीर नहीं था। अगर वो पैगाम वीरा ही की तरफ से था तो वो मेरे बारे में नाकाबिले यकीन हद तक बाखबर मालूम होती थी, लेकिन वो हुक्म खंजर के बजाय खंजर फेंकने वाला जुबानी तौर पर भी मुझ तक पहुंचा था, तो मुझे उसकी तकमील में तहम्मुल न होता। चाहे वीरा ने उस तरह मुझे अपने ज़राए और वसाइल के इजहार से मरूब करना चाहता, और अगर वो खंजर वीरा की तरफ से नहीं आया था तो यकीनी तौर पर उसके सितारे गर्दिश में आ चुके थे और उसके हरीफ इस मरहले पर मेरी मुदाखलत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपनी सारी तवज्जो वीरा पर मरकूज करके अपना मकसद हासिल करने पर तुले हुए थे और मैं उनके मुखालफत मोल देने की पोजीशन में नहीं था। बहरहाल मेरे पास एक छोटे फल वाला खंजर आ चुका था। उस एतबार से मैं बिल्कुल ही गैर मुसल्ला नहीं रहा था। मैं लिफ्ट का बटन दबा चुका था। जैसे ही फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुला मैं अंदर दाखिल हुआ, जहाँ पहले से एक सफ़ेद फार्म मौजूद था। मैं लिफ्ट के स्विच बोर्ड पर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा रहा था कि अचानक एक सर्द आहिनी नाल मेरी दाहिनी कनपट्टी पर चुभने लगी। लिफ्ट से निकलकर तुम बेचूच राम मेरे साथ चलोगे। सफ़ेद फार्म की गुर्राई हुई सफाकाना आवाज़ मेरे कानों में आई। यह पिस्तौल मेरी जेब में रहेगा, हुक्म अदूली की सूरत में बेआवाज़ गोली तुम्हारे सीने में उतर जाएगी। मैं लम्हा भर के लिए अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि होटल में कदम रखते ही किस खेल का आगाज हो चुका था। पहले खंजर के जरिए एक पैगाम मिला और अब वो दुबला पतला सफ़ेद फार्म सर पर सवार हो गया था। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट रुकने पर उसका दरवाज़ा खुला तो बाहर 2 जोड़े ऊपर जाने के लिए लिफ्ट के मुंतज़िर थे। वो सफ़ेद फार्म तकरीबन मुझसे जुड़ा हुआ उन दोनों के दरमियान से निकला और हम दोनों इस्तकबालिया हाल में मौजूद लोगों के दरमियान से गुजरते हुए शीशे के दरवाजे से बाहर फुटपाथ पर निकल गए, जहाँ चौराहे के वस्त में नस्ब फवारे और फुलवारी के गिर्द सड़क पर बाएं तरफ मुतअद्दिद गाड़ियां पार्क थी। वो नामालूम सफ़ेद फार्म मुझे साथ लिए हुए आगे बढ़ता रहा। फिर एक सफ़ेद टोयोटा क्राउन के करीब रुक गया। गाड़ी के दरवाजे मुकफ्फल थे और गनीमत था कि उसमें कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था।
तुम अगली सीट पर मेरे साथ बैठोगे। उसने पैसेंजर सीट के दरवाजे का कुफल खोलते हुए सर्द और सपाट आवाज में कहा। होशियारी दिखाने की कोई भी कोशिश खुदकुशी के मुतरादफ होगी। गाड़ी में सवार होने से पहले ये जानना मेरा हक है कि तुम कौन हो। मैंने एहतजाज किया। उसके जेब में पोशीदा अच्छी हथियार की नाल मेरे जिस्म से आ लगी। तुम्हें कोई हक हासिल नहीं रहा। जो कहा जा रहा है उस पर बेचुचरा अमल करने की कोशिश करो। मैं दरवाजा खोलकर बेदिली के साथ अगली नशिस्त पर बैठ गया और वो फुर्ती के साथ घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। कार का इंजन स्टार्ट हुआ और वो तेजी के साथ हरकत में आ गई। उसके साथ सफेद वाम ने अपनी समत में लगे हुए बटन दबाकर न सिर्फ चारों दरवाजे मुकफ्फिल कर दिए थे, बल्कि खिड़कियों के शीशे उतार देने और चढ़ाने का बरकी कंट्रोल भी अपने पास मुंतकिल कर लिया था, ताकि मैं ट्रैफिक के हजूम में उसकी गफलत का फायदा उठाते हुए कहीं अचानक ही दरवाजा खोलकर बाहर छलांग न लगा दूं। अगरचे मैं उस कार्रवाई का मतलब समझ चुका था, लेकिन फिर भी उसने मुझको पूरी सूरत हाल से खुद आगाह करना शुरू समझा, ताकि मैं बेबसी के साथ उसके अहकामात पर अमल करता रहूं। लंदन मेरे लिए नया शहर था। फिर उस वक्त ना मैं नक्शा देख सकता था और ना अपनी किताबी मालूमात की हद तक हाफजा काम कर रहा था, इसलिए मुझे रास्तों का कोई इल्म न हो सका। हाँ, इतना एहसास था कि काफी देर तक शहर के मसरूफ और भीड़ भाड़ के इलाकों से गुजरने के बाद आखिरकार वो गाड़ी एक निस्बतन वीरान लेकिन रोशन सड़क पर निकल आई और सफेद वाम ने उसकी रफ्तार तेज कर दी। मैं दिल में उस मनहूस खड़ी को कोस रहा था जब किंग्स क्रॉस से वीरा के होटल फोन करने के बाद मैंने सुल्तान शाह को वापस लौट जाने का मशवरा दिया था। अगर वो मेरे साथ आया होता तो वो सूखा सड़ा सफेद वाम मुझे यूं अपना कैदी बनाकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ ले जाने में हरगिज कामयाब न हो पाता। मेरे हकूक तुमने मुस्तरद बल्कि पामाल कर दिए। सुनसान सड़क पर निकल आने के बाद मैंने कहा, लेकिन मुझे इतना तो बताते चलो कि मुझे अजनबी को किस जुर्म की पादाश में पकड़ा गया है। तुम वहां क्यों गए थे? उसने चंद सानियों की खामोशी के बाद सवाल किया। एक मेहमान से मिलने। मैंने दनिस्तम मुहिम सा जवाब दिया। मेहमान किस कमरे में ठहरा हुआ है तुम्हारा? उसे चुपते हुए लहजे में सवाल किया। उस सफेद वाम को मैंने नीचे या चौथी मंजिल पर कहीं नहीं देखा था, लेकिन पहले खंजर के वार के बाद उसने लिफ्ट में जिस एतमाद के साथ मुझ पर हाथ डाला था, उसे जाहिर हो रहा था कि होटल में कुछ नादीदा लोग वीरा के कमरे की कड़ी निगरानी कर रहे थे। वो वीरा के दोस्त रहे हों या दुश्मन, ये बात की बात थी। इम्कान ये भी नजर आ रहा था कि नादीदा निगरानों ने उस सफेद वाम को किसी सिल्की या ला सिल्की राब्ते पर मेरी नकलो हरकत से उस हद तक बाखबर रखा होगा कि चौथी मंजिल पर जब मैं लिफ्ट में दाखिल हुआ तो वो पूरी तरह पुरयकीन था कि मैं ही उसका मतलूबा शिकार था। उन हकायक की रोशनी में मेरे लिए उससे झूठ बोलना बेसूद था। लिहाजा मैंने कदर ताक़ुफ़ के बाद वीरा के कमरे का वो नंबर तुरा दिया जो मुझे होटल के टेलीफोन ऑपरेटर से मालूम हुआ था। चाहे तुम्हें उस मेहमान के नाम का भी इल्म होगा। उसका लहजा तल्ख हो गया। वीरा लाइट, मैंने सपाट लहजे में कहा। उसी में गाड़ी M1 के बड़े से निशान के नीचे से गुजरी और मैं चौंक पड़ा। चाहों की रहनुमाई करने वाले किताबचों की मदद से मैं ये जान चुका था कि लंदन से मुख्तलिफ समतों में कई शाहराहें बाहर निकलती थीं जो खुशकी के रास्ते उस शहर को दूसरे शहरों से मुंसलिक करती थी। उनमें मोटरवे M1 शुमाल में जाने वाली सबसे बड़ी और मसरूफ शाहराह थी, जिसके जरिए काउंट्री में पहुंचा जा सकता था। वीरा लाइट इस बार कड़ी निगरानी में। वो कह रहा था, हमें हर उस अजनबी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लेने का हुक्म मिला है जो उससे मिलने या उस तक पहुंचने की कोशिश करे। लेकिन तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं उसके लिए अजनबी हूँ? उसका तुम लाख आशना सही, लेकिन उन लोगों के लिए अजनबी हो जिनके लिए वो काम करती है। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने बरहमी के साथ कहा। इन लोगों से मेरा क्या वास्ता? थोड़ी देर सब्र करो, फिर सब मालूम हो जाएगा। वो तेज लहजे में बोला। ज्यादा गर्मी दिखाने की कोशिश की तो यहीं गोली मार कर सड़क पर फेंक दूंगा। कार शहर से बिल्कुल बाहर मोटरवे पर तेज रफ्तारी के साथ उड़ी जा रही थी। रात उतर आने के सबब गाड़ी में अंधेरा था और हेडलैम्प की रोशनी में दूर तक स्याह सड़क या दरमियान में लगा हुआ फुलादी चंगला चमक रहा था। मैंने आहिस्तगी के साथ अपनी जेब से वो छोटा सा खंजर निकाल लिया जिसके जरिए मुझ तक होटल से फौरी वापसी का हुक्म पहुंचाया गया था। सफेद फार्म से गुफ्तगू के बाद मेरे जहन में सूरत हाल किसी हद तक वाज़ेह होने लगी थी। वीरा पाकिस्तान से लंदन तो पहुंच गई थी, लेकिन उसे पूरी आज़ादी नहीं मिल सकी थी। तंजीम के बरतानवी बड़ों को गालबन उसकी वफादारियों पर शुबा होने लगा था और उन्होंने होटल में वीरा की निगरानी शुरू करवा दी थी, मगर वो खुद भी बिल्कुल ही बोधी नहीं थी। उसे अपनी निगरानी की भनक मिल गई थी। इसी वजह से उसने ना मुझसे फोन पर बात की, न कमरे में अपनी मौजूदगी की हवा लगने थी। उसी के साथ मौका पाकर उसने खुद अपने किसी आदमी के जरिए मुझे उस तरह वापसी का पैगाम दिया जो उसकी निगरानी करने वाले भी न पकड़ सके, और मुझ पर भी सूरत हाल की नज़ाकत पूरी तरह वाज़ेह होगी। अगर खंजर फेंक के जाने के बजाय उसका कोई आदमी मुझे वापसी का पैगाम पहुंचाता तो मेरे साथ वो भी अताब में आ सकता था, जबकि वीरा अपने लिए पूरी एहतियात के साथ खेलने पर तुली हुई थी।